तो देखिएगा ये क्वेश्चन हम देख रहे थे अभी, जिसमें 4 पार्टिकल्स थे जिनके मासेस कैपिटल एम थे, 3 पार्टिकल्स के मास, और एक फोर्थ पार्टिकल हमने प्लेस किया था फोर्थ कॉर्नर पर स्क्वायर के। तो उसके ऊपर कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा ये हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकाला। सबसे पहले मैंने फर्स्ट पार्टिकल ने इस गिवन मास 1 kg पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया है वो निकाला, वो आया gm/a², इसे मैंने एफ एज्यूम किया। ओके, और उसके बाद थर्ड पोजीशन पर जो चार्ज है जिसका मास कैपिटल एम है, उसने भी 1 kg पर फोर्स एक्सर्ट किया, वो भी gm/a² आ गया, तो इसको भी मैंने एफ एज्यूम किया। अगर आप देखते हो तो F1 और F3 ये दोनों भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, F3 और F1 ये दोनों भी जो फोर्सेस है ना, ये एक दूसरे से नियर बाय मतलब 90 डिग्री एंगल पर है, इस वजह से इनका रिजल्टेंट √2f आएगा। ओके, और वो √2f हमारे F2 फोर्स के F2 ने जो एक्सर्ट किया हुआ फोर्स होगा ना उसके ऊपर, उसके साथ ही ऐड होगा। ओके, एक्चुअल में अब ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से इन फोर्स का एक्चुअल में डायरेक्शन इनवर्ड रहेगा आउटवर्ड की जगह। अगर ये रिपेल करते तो फिर आउटवर्ड आता, लेकिन ठीक है हम इनवर्ड भी दिखा सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। देखिएगा ये फोर्सेस मतलब दो चार्जेस के बीच में आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अट्रैक्शन होता है। इस वजह से यहाँ पर हमें जो F3 होगा कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी बाकी सब एज इट इज है। ये 4 पार्टिकल्स थे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर 1 kg एक्सर्ट किया था, तो F2 उसे अपनी ओर खींचने वाला है, और ये F2 का जो फोर्स रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। लाइक दैट F3 का फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा और F1 का इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा F1 और F3 का अगर हम रिजल्टेंट लेते हैं, इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो वो रिजल्टेंट उनका यहाँ पर लाई करेगा और वो आएगा F नेट। ओके, तो इस F नेट का वैल्यू निकाला हमने वेक्टर एडिशन से, दैट इज √f1² + f3² + 2f1 f3 cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा का वैल्यू 90 होने के कारण √f1² + f3² आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण √f² + f² √2f आएगा। ओके, तो इसी वजह से F1 और F3 का स्क्वायर रूट मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो √2f आने वाला है, और ये √2f F2 के डायरेक्शन में रहने वाला है। तो इसी वजह से ये दोनों भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने के कारण इन दोनों का एडिशन होगा सिंपल। ओके, क्योंकि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका एडिशन करते हैं हम। ओके, तो वही मैंने किया यहाँ पर देखिएगा। तो F ये रिजल्टेंट फोर्स रहेगा उस चार्ज पर जिसका मास 1 kg है, तो उसका नेट फोर्स आएगा इन दो F1 और F3 का, दैट इज √2f। F का वैल्यू अगर हम पुट करते gm/a², तो फिर आएगा ये √2 gm/a² प्लस F2 का वैल्यू क्या होगा आप देखिएगा, gm/√2a²। gm/√2a² क्यों लिया, क्योंकि F2 आपको पता है कितने डिस्टेंस पर है, मतलब जो सेकंड पोजीशन का जो पार्टिकल है वो हमारे 1 kg से √2a डिस्टेंस पर है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने डायगोनल का डिस्टेंस निकाला स्क्वायर के, और ये स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो डेफिनेटली √2a रहेगा, इस वजह से √2a का होल स्क्वायर आ गया, दैट इज 2a²। ओके, तो बस ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। तो F रिजल्टेंट फोर्स उस पार्टिकल पर कितना होगा अब, अगर हम gm/a² ये टर्म कॉमन आउट करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आएगा √2 + हाफ, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, इसके आगे हम नहीं लेके जा सकते, यहीं पर हमें ये आंसर टर्मिनेट करना पड़ेगा। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ओके, नाउ सियर नेक्स्ट बिट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा नंबर दे दीजिएगा। 2 पार्टिकल्स each of equal mass m move along a circle of radius r under the action of gravitational force. Find the speed of each particle.
फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो देखिएगा अब ये पार्टिकल कौन से मोशन में घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन में। ओके, तो किस वजह से घूम रहे हैं, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब दो पार्टिकल है जो सर्कल के दो हिस्से में ऐसे घूम रहे हैं, एक का मास एम है, दूसरे का भी मास एम है, और ये पार्टिकल अगर ऐसे जाता है तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, और ये दोनों भी किस वजह से घूम रहे हैं, ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। उन दोनों ने एक दूसरे पर एक्सर्ट किया हुआ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है इनके मोशन को। इस वजह से ये ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के घूम रहे हैं। ओके, तो आप देखिएगा, बताओ मुझे इन दो पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल। यहाँ पर ये मूवमेंट करने वाले पार्टिकल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, डायमीटर के बराबर राइट आंसर है, और डायमीटर मतलब ही ट्वाइस ऑफ रेडियस रहेगा। यहाँ पर उन रेडियस दिया है तो इस वजह से 2r डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स अगर हम निकालते हैं तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, G इंटू स्मॉल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। इज इट ओके, सभी को समझ में आ गया। दोनों का मास एम था, स्मॉल एम, तो इस वजह से G इंटू एम स्क्वायर कर दिया, तो फिर ये आएगा G एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r का स्क्वायर। इज इट ओके, तो ये आ गया ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम, और यही ग्रेविटेशन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए। तो बताओ मुझे, सर्कुलर मोशन में अगर दो पार्टिकल्स को घूमना है तो कौन सा फोर्स इसेंशियल होता है, विच फोर्स इज इसेंशियल फॉर द ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट आंसर है। ओके, राइट आंसर, बहुत बढ़िया, आपने फॉर्मूला भी बताया, mv स्क्वायर बाय r, करेक्ट आंसर है। तो दो ऑब्जेक्ट को अगर मतलब सर्कुलर मोशन में घूमना है ना, तो उनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, और यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, यही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है। इन दिस कंडीशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें दोनों को इक्वेट करना है एक दूसरे के साथ, और फाइनली हमें जो स्पीड का वैल्यू है वो मिल जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, G इंटू स्मॉल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू आएगा mv स्क्वायर बाय r। ओके, तो ये r और ये r स्क्वायर का एक r कैंसिल हो जाएगा, ये m और ये m स्क्वायर का एक m कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फिर फाइनली क्या आएगा, फिर देखिएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू gm बाय 4r। लेकिन हमें ये v स्क्वायर का वैल्यू है, हमें v का वैल्यू चाहिए, स्पीड का वैल्यू पूछा है, तो स्क्वायर रूट में gm बाय 4r आएगा। तो 2 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो फिर आएगा हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ gm बाय r। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। दिस इज द स्पीड बाय विच दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर मोशन। आ गया समझ में। तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आपको ऐसा अगर स्पीड निकालने के लिए आ गया, तो ये लॉजिक आपको यूज करना है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको इक्वेट करना है किसके साथ, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, और तब जाकर फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें। ओके, नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, ये मतलब ज़्यादातर जेई के एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। बहुत सारे जेई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मतलब पूछा जा चुका है। वो लेते हैं हम। एक मास रहेगा जिसे हमें स्प्लिट करना है दो मासेस में। ओके, तो इसमें से सेपरेट करना है कि ताकि उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम हो। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको आते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी। ओके, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन डील करना पड़ेगा रिलेटेड टू द चार्ज। यहाँ पर हम ग्रेविटेशन फोर्स के साथ डील कर रहे हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मास कैपिटल M इज स्प्लिट, स्प्लिट मतलब सेपरेट करना है उसे, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, small m and capital M minus small m. Okay, which are then separated by a certain distance what ratio small m by capital M
will maximize the gravitational force. The gravitational force between them. मतलब क्या किया हम उन्होंने देखेगा, ये जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ओके, एक बड़ा सा मास है कैपिटल एम, ओके, और इसे हमें स्प्लिट करना है दो छोटे छोटे मासेस में। ओके, इसी बड़े पार्टिकल को हम दो छोटे छोटे मासेस में स्प्लिट करने वाले हैं। एक का मास अब उन्होंने कहा है कि स्मॉल एम लेना है, और अल्टीमेटली दूसरे का मास कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम होगा। ओके, कैपिटल एम में से स्मॉल एम चला गया तो बचा हुआ मास क्या रहेगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। तो ऐसे ये दो पार्टिकल है जिनको कुछ डिस्टेंस से हमें सेपरेट करना है। तो कब उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम होगा। ओके, मतलब कितना वैल्यू लेना पड़ेगा हमें स्मॉल एम और कैपिटल एम का, ताकि इन दोनों के बीच का फोर्स कब मैक्सिमम होगा ये हमें निकालना है। ओके, दिस थिंग वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पर देखिएगा इन दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं नाम, जिनका मास एम और कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम है। तो इनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स आएगा जी इंटू स्मॉल एम इन ब्रैकेट कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ओके, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ओके, तो फिर क्या आएगा देखिएगा, एफ इज इक्वल टू जी बाय डी स्क्वायर। अब ये स्मॉल एम अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम होल स्क्वायर। ओके, ऐसा आएगा। अभी हमें किसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का। जिस बीट का भी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, और किसके विथ रिस्पेक्ट टू चाहिए, मास के। ओके, तो इसी वजह से हमें इस ग्रेविटेशन फोर्स को डेरिवेट करना पड़ेगा, और इसके डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। किसी भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है हमें, जब हम उसके डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, तो हमें उस मैक्सिमम फोर्स का कंडीशन मिल जाएगा। इज इट ओके? मतलब हमें क्या करना है, इस ग्रेविटेशन फोर्स का, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ये स्मॉल एम मास। ओके, कोई स्मॉल एम को कम भी ले सकता है, कोई स्मॉल एम को ज्यादा भी ले सकता है, मतलब यहाँ पर स्मॉल एम वेरिएबल है। ओके, और वेरिएबल के साथ ही हम इंटीग्रेट मतलब डेरिवेशन करते हैं। इस वजह से हमें जो डी एफ बाई डी एम रहेगा, डेरिवेटिव लेना है ग्रेविटेशन फोर्स का, और इसे जीरो के साथ इक्वेट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू डी एम हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं, तो ये ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स ही है, तो डी एफ बाई डी एम मतलब भी क्या आएगा, डी बाई डी एम ऑफ क्या आने वाला है, फिर देखिएगा जी बाय डी स्क्वायर इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम स्क्वायर। ओके, तो इस पूरे बीट का आपको मतलब डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो जी बाई डी स्क्वायर तो मतलब कांस्टेंट है, इस वजह से उसे बाहर निकालेंगे हम, और इसके वैल्यू को हमें जीरो के साथ इक्वेट करना है। ओके, तो डी एफ बाई डी एम का वैल्यू जीरो पुट करता हूँ, जी बाई डी स्क्वायर बाहर आ गया, और डी बाई डी एम मतलब डेरिवेटिव हमें किसका लेना है, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम का होल स्क्वायर। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। अब ये जी बाई डी स्क्वायर भी जीरो के साथ इक्वेट हो जाएगा, जीरो के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एम। डी एम ये वेरिएबल है। ओके, जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 आता है, वैसे कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इसका डेरिवेटिव कैपिटल एम आएगा। इज इट ओके? क्योंकि कैपिटल एम कांस्टेंट है और स्मॉल एम यहाँ पर वेरिएबल है, इस वजह से पहले टर्म का डेरिवेटिव कैपिटल एम आएगा माइनस अब स्मॉल एम का होल स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एम, 2m आएगा। इज इट ओके? तो इसी वजह से कैपिटल एम माइनस 2m इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ओके, बाकी ये जो टर्म थे ना जी बाई डी स्क्वायर, ये जीरो के साथ इक्वेट हो गया, वो जीरो हो गया। तो कैपिटल एम का वैल्यू कितना मिला फिर हमें, स्मॉल एम, और हमें आंसर किसका निकालना है, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम का। तो कैपिटल एम को नीचे भेज दो स्मॉल एम के, और ये 2 इधर जाएगा, तो यहाँ पर हाफ होगा, और यहाँ पर स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। मतलब जब स्मॉल एम बाय कैपिटल एम का रेशियो हाफ होगा ना, तो तब उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम होगा। ओके, मतलब ही इस कैपिटल एम मास को हमें दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा जो इक्वल हो। ओके, मतलब इसका भी मास हमें कैपिटल एम बाय 2 चाहिए, और इसका भी मास कैपिटल एम बाय 2 चाहिए, तब इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन टू ऑब्टेन द फोर्स। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया ये बीट? ठीक है, तो बेटर वे आज यही स्टॉप करते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। ओके।